ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रहलोका स्वरास्तथा दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम रत्नकरात धौतपदम हिमालय क्रीटनीम ब्रह्मराजशतनाड्यम वंदे भारत मातरम। नमस्कार आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रवक्तागण, आदरणीय श्रोतागण और मेरे साथ बहस में भाग लेने वाले सभी विद्वान साथियों। आज हम सभी यहाँ जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है कानून नहीं बल्कि जमीनी लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं। मान्यवर, मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और मैं इस विषय से पूर्णतः सहमत हूँ कि हाँ, वाकई में वे जमीनी लोग ही हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ना कि कानून। क्योंकि हम सभी का यह परम सौभाग्य है, हम सभी ने भारत माता की गोदी में जन्म लिया है। यह वह देश है जिसकी संस्कृति सत्य सनातन है। यह वह देश है जिसकी संस्कृति में कहा गया दस कूप समावापी दस वापी समोहृदः दस हृदय समाद्रुमः, अर्थात 10 जलकुंडों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। मान्यवर, यह वह संस्कृति है जिसमें पुत्रों को रत्न तो कहा गया लेकिन हमेशा उन्हें वृक्षों से कम माना गया, जिसका जीवंत उदाहरण हमारे प्रदेश का चिपको आंदोलन भी रहा। मान्यवर, जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमें 1998 का क्योटो प्रोटोकॉल याद आता है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और प्रकृति की रक्षा करना हमारा उत्तराधिकार ही नहीं परंतु हमारी संस्कृति का आधार है। मान्यवर, हम सभी देखते हैं कि इतने प्रोटोकॉल किए गए, इतने कानून बनाए गए, इतनी व्यवस्थाएं की गईं, फिर भी आज भी भारत का जो प्रदूषण है वह थमने का नाम नहीं ले रहा, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, 2016 के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब उसके प्रदूषण का दर 999 के इंडेक्स को पार ना किया हो। इसका मूल कारण क्या है? इसका कारण यह है, कानून बन तो जाते हैं परंतु धरातल पर उनका असर दिखता नहीं है। मान्यवर, ऐसी ही स्थिति बेंगलोर में नजर आती है, जहां तालाबों में आग लगती है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे अपनी कंपनियों से निकलने वाले रसायनों को तालाब में छोड़ते हैं, जिसके कारण वहां के जलचरों को समस्या होती है और वहां के तालाबों में आग लगती है। मान्यवर, हम सभी देखते हैं कि हम विकास के नाम पर इतना ज्यादा अंध हो चुके हैं कि हम विकास के लिए कुछ भी करने को आमादा हैं। पहले हमारे देश की सरकार अरावली बायोडायवर्सिटी के नाम पर गुरुग्राम में हजारों पेड़ लगाती है, बाद में एक अच्छे हाईवे के नाम पर उन्हीं पेड़ों को उजाड़ देती है। मान्यवर, हम सच्चिदानंद पांडे बनाम बंगाल राज्य के मामले में देखते हैं कि बंगाल सरकार 4 एकड़ भूमि, जो कि वन संरक्षण की भूमि थी, उसको ताज ग्रुप को दे देती है, जिससे वे वहां पर एक भव्य होटल बना सकें। मान्यवर, ऐसा ही एक मामला 1992 में स्टरलाइट कॉपर कंपनी का भी हम देखते हैं, जिसमें स्टरलाइट कॉपर कंपनी रत्नागिरी में अपना प्लांट लगाना चाहती है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं और उसके बाद में वो कंपनी अपना प्लांट तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में लेकर के जाती है, जहां बाद में वहां के स्थानीय लोग भी उसका विरोध करते हैं कि उस कंपनी के कारण उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है और बच्चे भी वहां त्रस्त हैं। और जिस विरोध प्रदर्शन में वहां के 13 लोग पुलिस की गोलीबारी से मारे जाते हैं। मान्यवर, ये हमारे देश की पर्यावरण से संबंधित नीतियों तथा मानवाधिकारों का भी एक चेहरा सामने लाती है। मान्यवर, ये तो रही पूरे भारत की बात। यहीं जब हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम परिस्थितियों को थोड़ा अनुकूल पाते हैं, क्योंकि यह वह भूमि है जिसने हरेला जैसे पर्व को जन्म दिया। यह वह भूमि है जिसने
श्री सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट जैसे आंदोलनकारियों को जन्म दिया। यह वह भूमि है जिसने 1973 में चिपको आंदोलन को जन्म दिया। यह वह भूमि है जहां आज भी प्रदेश की 12,167 वन पंचायतों की सहायता से गधेरा और नौला जैसी जो जल संरक्षण की पारंपरिक योजनाएं हैं वे आज भी देखी जा सकती हैं, जिसका उदाहरण हम सभी लोग पिथौरागढ़ के सरमोली और बागेश्वर के अड़ौली में देख सकते हैं। मान्यवर, हम ज्यादा दूर ना जाकर के यह भी देख सकते हैं कि जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार की बात आती है तब यहाँ के लोग उसका विरोध करते हैं। मान्यवर, अंत में अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रकृति कभी भी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक सरकार, कानून और यहां तक कि जमीनी लोग साथ में आकर के उसकी रक्षा का संकल्प ना लें। मान्यवर, क्योंकि प्रकृति हम सभी के जीवन का मूल है, हम सभी के जीवन का आधार है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बस 2 पंक्तियों में अपनी वाणी को रखना चाहूंगा कि यह तुंग हिमालय किसका है, यह तुंग हिमालय किसका है, उत्तुंग हिमालय किसका है, हिमगिरी की चट्टानें गरजें जिसमें पौरुष है उसका है। और मुझे इसका विश्वास है कि हम सभी में इतना पौरुष है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चंस? क्योंकि आपने भी चिपको मूवमेंट का अपने स्पीच में जिक्र किया, तो मेरा सवाल फिर वही है जो मैंने पिछली बार ही पूछा था। उन्होंने कहा था कि चिपको मूवमेंट में लोगों ने अपनी जान दे दी पर्यावरण को बचाने के लिए। मैं फिर वही पूछना चाहूँगा कि अगर हम समाज से कानून हटा दें और 2 गुट हैं जहाँ पे एक पेड़ को काटना चाह रहा है, एक रोकना चाह रहा है, तो क्या होगा? मेरे हिसाब से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दंगे होंगे, वहाँ पे दंगे फसाद होंगे, क्योंकि कोई कानून नहीं होगा। और दूसरी बात, चिपको मूवमेंट ने 360 लोगों ने अपनी जान दे दी। आज़ादी के 75 साल बाद इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी ताकि हमें ऐसा कुछ ना करना पड़े। तो क्यों ना हम अपने कानून को सशक्त बनाएं? हम ऐसा क्यों उम्मीद करते हैं कि लोग जाके अपनी जान दे, ना कि सरकार अपना वादा निभाए? धन्यवाद। आपके प्रश्न का जो मूल है उसको यदि हम समझें तो हम ये पाते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है उनके होते हुए भी लोगों को आज के समय में अपनी जान क्यों देनी पड़ रही है। तो इसका जो कारण है वह यह है कि कानून तब आ पाता है जब जमीनी लोग संघर्ष करते हैं, और यदि जमीनी लोग संघर्ष नहीं करते, वहां 360 लोग मारे नहीं जाते, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वहां 300 पेड़ भी कट सकते थे। तो उन 360 पेड़ों को बचाने के लिए वहां 360 लोगों ने जान दी। तो आप कानून, अगर कानून को आप हटा देंगे तो अराजकता पनपेगी, और अराजकता किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उससे ये नहीं आप कह सकते हैं कि कानून बिल्कुल सर्वोपरि है, या कानून ही जब करता है तभी लोग करते हैं। नहीं, जब लोग आते हैं तब कानून करता है, और जब तक लोग नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर आकर के, तब तक कानून भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सांस्कृतिक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप किसी को हरेला मनाने से नहीं रोक सकते हैं, आप किसी को वृक्ष की पूजा करने से नहीं रोक सकते हैं। और जो व्यक्ति वृक्षों की पूजा करेगा, वो जो उसमें भगवान को देखेगा, वो उसके लिए आसानी से अपनी जान दे भी सकता है। क्या आप सहमत हैं? आपने बात करी कि उत्तराखंड में हरेला मनाया जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे पेड़ों को पूजा जाता है, और ये भारतीय संस्कृति थी जहाँ पे इंसान के अंदर रिलीजन जो था वो उनको ये सिखाता था कि आप पेड़ों को पूजें। और वो उस टाइम पे इंसान की जो कॉन्शियसनेस थी उसको पता था कि उसे पेड़ बचाना है। और ये एक सेइंग भी है हमारे उपनिषद और उसमें कि इंसान जो है वो भगवान को नेचर मानता है और नेचर भी नेचर को भगवान मानता है। लेकिन अब इंसान भगवान से तो डर रहा है लेकिन नेचर से नहीं डर रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि जो रिलीजन वाली चीज़ आपने कही कि लोग मना रहे, त्यौहार मना रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं त्यौहार, लेकिन
आप बहुत जूम इन करके देख रहे हैं, जूम आउट करके अगर हम देखेंगे तो जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं ये सब हैं, क्या ये लोग त्योहार मना रहे हैं? और क्या ये लोग, इन लोगों के लिए जो लॉज हैं वो ज़रूरी है? तो आप यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि जो ज़मीनी लोग हैं वो बचा देंगे इन्वायरमेंट को? धन्यवाद। यदि मैं आपके सवाल का भी मूल समझूं तो कुछ हद तक वहीं से मिलता जुलता है। जब आप जमीनी लोगों की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भारत के वो जमीनी लोग हैं जो आज भी इतने साधारण हैं कि आप कुछ दिन पहले जो छठ पर्व बीता है उसको जब आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो जमीनी लोग थे जिन्होंने यमुना जी में, झाग से उफनती हुई यमुना जी में जिसमें केमिकल थे हजारों, उसमें जा कर के छठ पूजा करी। ठीक है, लेकिन उस जो झाग है और उसमें जो केमिकल है उसका उत्तरदायी कौन है? उसके उत्तरदायी ये जमीनी लोग नहीं हैं, ये आम लोग नहीं हैं। उसके उत्तरदायी कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। अभी मैंने स्टरलाइट कॉपर कंपनी का भी उदाहरण दिया था। अगर आप स्टरलाइट कॉपर कंपनी के केस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब स्टरलाइट कॉपर कंपनी को बंद किया गया तमिलनाडु हाईकोर्ट के आदेश पर और उनसे कहा गया कि आप 100 करोड़ का जुर्माना भरिए, तो वो स्टरलाइट कॉपर कंपनी 100 करोड़ का जुर्माना भरने के लिए राजी हो गई। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि उद्योगपति किस हद तक अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से नहीं कतरा रहे हैं। इसमें दोष आप उन गरीब लोगों का या उन जमीनी लोगों का नहीं दे सकते। वो तो उसी श्रद्धा से उस यमुना जी में खड़े होकर के पूजा कर ही रहे हैं ना, जो उनका नित्य कर्म है।